कक्षा 7वीं के तीसरे चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बहुलक जो कि एक प्रतिनिधि मान है के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने माध्य के बारे में पढ़ा था जो कि एक प्रतिनिधि मान है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, लेकिन हर परिस्थितियों में माध्य का प्रयोग नहीं किया जाता, इनसे निर्णय नहीं ले सकते। तो आइए देखते हैं कि माध्य का प्रयोग किस परिस्थिति में नहीं कर सकते। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, कमीजों के विभिन्न मापों यानी साइजों की साप्ताहिक मांग को ज्ञात करने के लिए एक दुकानदार 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर मापों की कमीजों की बिक्री का रिकॉर्ड रखता है। एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। यह हमें एक टेबल यानी सारणी दी हुई है। इसमें ये 5 प्रकार के माप 90, 95, 100, 105, 110 ये दिया हुआ है और इन मापों की बेची गई कमीजों की संख्या दी गई है। अब 90 सेंटीमीटर की जो कमीजें हैं वो कितनी बेची गई? 8, 95 सेंटीमीटर की 22, 100 सेंटीमीटर की 32, 105 सेंटीमीटर की 37 और 110 सेंटीमीटर की 6 कमीजें बेची गई है। अब वह दुकानदार क्या ज्ञात करना चाहता है? साप्ताहिक मांग, यानी किस कमीज की यानी किस साइज के कमीज की मांग सबसे अधिक है। अगर ऐसी स्थिति में वह माध्य का प्रयोग करता है, औसत निकालता है। अगर माध्य यानी क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे कमीजों की संख्या कितनी है? 105। बेची गई कमीजों की संख्या 105 और कितने प्रकार की कमीजें हैं? 5 प्रकार की। तो 5 से भाग कर देंगे। 105 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 21। यानी बेची गई कमीजों की संख्या का जो माध्य है, औसत है, क्या आ गया? 21। क्या वह सभी प्रकार के मापों की 21 कमीजें ले जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए? अब अगर वो 90 सेंटीमीटर की 21 कमीजें लेता है तो उसका स्टॉक बच जाएगा। इसी तरह 110 की भी, क्योंकि इनकी बिक्री बहुत कम है। अब 95, 100 और 105 अगर इनकी वह 21 कमीजें लेता है तो इनके आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में माध्य से वह निर्णय नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए वह क्या देखेगा कि वो ये चेक करेगा कि सबसे अधिक किस माप की कमीजें बेची गई हैं। तो कौन सी है वो कमीजें? किस माप की है? 105 सेंटीमीटर की कमीजें हैं जो सबसे अधिक बेची गई है, वो है 37। उसके बाद 100 सेंटीमीटर की कितनी है? 32 और 95 सेंटीमीटर की 22। तो वो यहां से निर्णय लेगा कि जो सबसे अधिक बेची गई कमीजें हैं वो है 37 और किस माप की? 105 सेंटीमीटर की। 105 सेंटीमीटर। तो जो ये 105 सेंटीमीटर है, यही अन्य प्रतिनिधि मान को दर्शाता है, वो है बहुलक, यानी जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी जो बहुत बार बिका है, बहुत बार आया है। तो बहुलक, इसे बहुलक कहते हैं। बहुलक को देखकर ही वह यह निर्णय लेगा कि कौन सी कमीजें मंगवानी है और किस माप की कमीजें नहीं मंगवानी। एक अन्य परिस्थिति है, एक पिकनिक पर जाते समय अगर प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक ही फल खरीदा जाना है तब हमें कौन सा फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे? वो माध्य को नहीं देखेंगे, वही देखेंगे ना जो फल सबसे अधिक होगा, जो फल सबसे अधिक होगा, अधिक होगा। तो यहां भी क्या है? किसका प्रयोग किया गया? बहुलक का ही, यानी जिसकी मात्रा बहुत अधिक होगी उसी फल को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा खरीदा जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में किसका प्रयोग होता है? बहुलक। तो इसलिए बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है और बहुलक की परिभाषा क्या लिखेंगे? दिए हुए आंकड़ों के
या प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा या प्रेक्षण उस समूह का बहुलक कहलाता है। यानी जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वो क्या है? बहुलक। आइए एक उदाहरण दिया हुआ है, इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं को, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1 है। कितनी बार है? 1 2 3 बार। 1 2 3, उसके बाद 2, 1 2 3 4 बार है ये। 1 2 3 और 4, उसके बाद 3 एक ही बार है और 4 2 बार है। इन आंकड़ों को हमने सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है, इनको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है। देखो, 1 3 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 एक ही बार आया है और 4 2 बार आया है। तो अब सबसे अधिक बार कौन से आंकड़ा आया है? 2। और कितनी बार? 4। तो यहाँ पे बहुलक क्या होगा? बहुलक इन आंकड़ों का 2, क्योंकि यही सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा या प्रेक्षण। एक अन्य उदाहरण देखते हैं जिसमें आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक दी हुई है। टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित है। अब आंकड़े दिए हुए हैं 1 3 2 5 1 4 6, इस तरह ये 40 आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अब जब इतने सारे आंकड़े दिए हों तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक हम बारंबारता सारणी बनाएंगे जो हमने छठी कक्षा में सीखी थी और उसके आधार पर फिर हम यहाँ पे बहुलक निकालेंगे। हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है और वही क्या होता है? बहुलक। इससे सवाल को करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे गोलों का जो जीतने का अंतर दिया हुआ है वो 1 2 3 4 5 और 6 का है। तो अब जीतने का अंतर यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब यहाँ 6 प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं। अब हम ये देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है। हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी बार आया है? ये 9 बार आया है। तो ये कितना आ गया? 9। इसी प्रकार हम यहाँ से 2 भी चेक कर लेंगे कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 2 कितनी बार आया है? 14 बार। इसी प्रकार हम सभी आंकड़ों को यानी 3 4 5 6 इनको चेक कर लेंगे ये कितनी बार आए हैं और यहाँ पे लिख लेंगे। और ये लिखने के बाद हम इनका टोटल भी करेंगे, इनको जोड़ेंगे। अगर इनका योग दिए गए आंकड़ों के संख्या के बराबर है तो इसका मतलब जो हमने ये लिखे हैं ये सब आंकड़े सही है। अब देखो मिलान चिन्ह कैसे लगाएंगे कि 9 को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 यानी 4 बार सीधी लाइनें लगा के 5 में क्या करते हैं? पहले से लास्ट तक इसको तिरछा काट देते हैं। तो ये हो गए 5, फिर 6 7 8 9। ठीक है, यानी एक आंकड़ा बताना हो, एक संख्या, तो उसको 1 से, 2 हो तो 2, 3 है तो 1 2 3 डंडों से, 4 बताना हो तो 4 डंडों से। लेकिन जब 5 बताना हो तो क्या करेंगे? 4 डंडे लगाकर यानी 4 लाइनें लगाकर 5वें इनके ऐसे तिरछी लाइनें काट देंगे। तो ये क्या हो गया? 5। फिर 6 के लिए इसके आगे एक और लाइन लगा देंगे, 7 के लिए
एक और लाइन, यानी फिर आगे 8, 9 और 10 के लिए फिर तिरछी लाइन से काट देंगे। यानी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह जब लगाएंगे, हमें ये लिखना हो तो क्या करेंगे, यही 4 डंडे लगा के फिर तिरछी लाइन लगा देंगे, यानी हर 5-5 पे इसी तरह ये बन जाएगा। अब 14 को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 लाइन लगा के 5वीं में इनको काट देंगे तो ये 5 हो गए। फिर 6, 7, 8, 9 और 10वीं में फिर ये तिरछी लाइन लगा के काट देंगे। 10 के बाद 11, 12, 13 और 14। इसी तरह 7 को 1, 2, 3, 4 लाइनें लगा दी, 5वीं में इसको काट दिया, 5, 6 और 7। 5 के लिए 1, 2, 3, 4 और 5, 3 में 1, 2, 3 और 2 में 2। इस तरह हम ये सारणी बना के अब बहुलक कौन सा होगा वो ज्ञात करेंगे। बहुलक क्या था, सबसे बड़ा, सबसे अधिक, यह आंकड़ा सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। अब यहाँ देखिए सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, देखो सबसे अधिक बार क्या है, 14 बार कौन, 2। तो ये 2 क्या है, बहुलक है। 2 क्या है, बहुलक। यहाँ से तो हमें यही पता लगेगा, जो ये मैचों की संख्या ये बारंबारता है, कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। तो 14 है, वो कौन सा अंक आया 14 बार, 2, और यही क्या है, बहुलक। तो इस प्रकार हम जब हमें आंकड़े अधिक दिए हों तो इस तरह टेबल तैयार करके हम बहुलक ज्ञात कर लेंगे। अब तक हमने जो उदाहरण किए हैं उसमें एक ही अंक सबसे अधिक बार आया है, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसमें एक से अधिक अंक भी, यानी आंकड़ा बराबर बार आया है। उस स्थिति में बहुलक क्या होगा वो ज्ञात करेंगे। तो उदाहरण है, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये देखते हैं इन संख्याओं में कौन सी संख्या कितनी बार आई है। अब ये देखो 2 कितनी बार आए हुए हैं, 3 बार, ये 3 बार, और 3 2 बार, 4 एक ही बार है, 5 3 बार आया हुआ है, 6 2 बार और 8 1 बार। अब हम यहाँ देखें कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। देखो सबसे अधिक बार यानी 3 बार कौन सी संख्या आई है, 2 और दूसरी संख्या है 5। अब इन दोनों में कौन सा बहुलक होगा, ऐसी स्थिति में बहुलक क्या होगा, ऐसी स्थिति में बहुलक ये दोनों संख्याएं ही होगी, क्योंकि दोनों ही बराबर बार आई है। इसी प्रकार मान लो कोई और संख्या भी इन्हीं के बराबर बार आती तो वो भी क्या था, बहुलक। तो इस प्रकार बहुलक एक से अधिक भी हो सकता है, ये आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए संख्याओं या आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम माध्यक ज्ञात करेंगे और प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। धन्यवाद।